everyone, my name is Kinti again. This is the most important video for those students who are preparing for the examination of PA third semesters English. British and American drama English जो है BA थर्ड सेमेस्टर की, उसके लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम यूनिट वाइज ही, मैंने बोला था कि यूनिट वाइज वीडियो बनाएंगे, तो यूनिट वाइज में हमारी फर्स्ट यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट में जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आ चुकी है, यूनिट वाइज फर्स्ट वीडियो ऑफ फर्स्ट यूनिट की। इस वीडियो के अंदर कितनी भी लेंदी हो जाए वीडियो, बट हमें पूरी यूनिट को कवर करके चलना है। इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी यूनिट फर्स्ट में आता क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी, कि यूनिट फर्स्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो फर्स्टली है ये, इसमें से टॉपिक्स जो हैं जैसे कि ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रैगी कॉमेडी है, एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये 9 एलिमेंट्स हैं जो हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर आते हैं। तो हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी वे में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। चीज़ों को रटना नहीं है, समझ कर करना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा भाई सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सिलेबस में जो है, ये हमारा यूनिट फर्स्ट में है ड्रामा टाइप्स। इस ड्रामा टाइप्स में हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हमने ये समझा कि यूनिट फर्स्ट में ड्रामा टाइप्स है। ड्रामा टाइप्स में ट्रेजिडी, कॉमेडी, ये जो एक्सप्लेनिस्ट, ये भी 9 एलिमेंट जो हैं हम इनको कवर अप करेंगे इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट को कवर करने वाले हैं। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। मैंने अलग अलग क्रॉप करके भी, रिटन में भी, बुक्स के पेजेस पे भी, और अपने उससे भी कई बार बोल कर मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें जो करना है इन दिस वीडियो, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करना है। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो हमें कवर करने हैं। उनके टाइप्स हुए, उनकी एडवांटेज प्रॉस्पेरिटीज़ हुई, उनसे रिलेटेड जो कुछ MCQs, उनसे रिलेटेड कुछ क्विज होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और वीडियो लेंदी होने करने का मतलब ही यही है कि ताकि आपको ईजिली समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्रामा टाइप्स। तो ड्रामा टाइप्स में सबसे पहले जो टॉपिक आता है यूनिट फर्स्ट का, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स। मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। देखो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको MCQs में पूछा जाए, क्विज टाइप में, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए, या फिर शॉर्ट में पूछा जाए, या फिर लॉन्ग में आए, तो आपको मैं टॉपिक वाइज तैयार करा के चलने वाली हूँ ताकि आपका कुछ छूटे नहीं और इजी वे में आपको समझ में भी आए। और ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन रट लिया। मैं आपको अगर चाहूँ तो मैं आपको 10 क्वेश्चन लिखवा सकती हूँ इसके, और आप उनको रट सकते हो। क्या क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनको रटा जाता है। आप बच्चे जो होते हैं क्वेश्चंस को ऐसे रट के और चले जाते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वहाँ पर, वो क्वेश्चंस बुक से नहीं देते। वो बुक से ऐसे छपे छपाए क्वेश्चंस नहीं देते हैं, वो बीच में टॉपिक से क्वेश्चंस निकाल कर देते हैं। तो इसलिए इट इज़ द बेटर ऑप्शन, बेटर चॉइस टू अंडरस्टैंड द डीपली ऑफ द टॉपिक्स। टॉपिक को डीपली समझना, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो हम वीडियो में इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में। जिस तरीके से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदी में ज़्यादा समझ पाते हैं, तो अगर आपको ऐसा वैसे तो मैं हिंदी टू हिंदी ही पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बहुत इजी वे में समझाना। मेरा मोटिव है केवल बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश, कुछ बच्चों को होता है कि उनको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ आता है, तो वो कमेंट करके बता सकता है। उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। कैसे भी करके मैनेज करना पड़ेगा, मैं करूँगी,
बट अगर किसी बच्चे को लगता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आ रहा है तो उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा इन टू इंग्लिश। ओके, तो अभी लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हिंदी में प्यार से समझ में बहुत अच्छा आता है, तो हम ना बहुत धीरे धीरे, बहुत मतलब धीरे का मतलब ये नहीं कि बहुत स्लोली चलेंगे, नहीं, स्पीड अपनी हाई रखेंगे। जैसे कि यूनिट, क्योंकि हमारे पास हमें टेंशन वाली, एक तो रिफ्रेश होके करना है, टेंशन वाली बात नहीं है। 8 यूनिट है हमारी पूरे सिलेबस में, और हम जब यूनिट वाइज 8 वीडियोस में, अगर 8 नई वीडियोस नहीं हो पाती हैं, ज़्यादा लेंदी होती हैं, तो कुछ वीडियोस की हम सीरीज़ बढ़ा देंगे। बट आपका पूरा सिलेबस क्लियर करा के उसका रिवीजन, अगेन रिवीजन करा के लाइव क्लासेस में आपका उनका रिवीजन हो जाएगा, और जैसे भी हमारा वो मैनेज करने का है हम करेंगे, और आपको फुल सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हम रट्टा नहीं मारेंगे। बहुत बार बोल देती हूँ मैं इस बात को, हर बार यही बोलूँगी, रट्टा नहीं मारना है, टॉपिक को समझना है। और जहाँ भी कोई क्वेरी हो, जो भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। सेपरेटली भी बनाई जाएगी अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेजेडी क्या है ये समझने की बात होती है। तो ट्रेजेडी, जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो इसको पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो है उसका अर्थ क्या होता है, ट्रेजेडी ही क्या होता है, पहले तो इसका ही मतलब समझते हैं हम। ट्रेजेडी जो होता है वो होता है दुखांत, जिसमें दुख वाली बातें हों, सोरो वाली बातें हों, मौन हो। ठीक है। द टर्म ट्रेजेडी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेगोडिया। तो ट्रेजेडी जो है, तो ट्रेगोडिया, ट्रेगोडिया विच मीन्स अ गॉड सॉन्ग। तो इसमें दिया गया है कि जो ट्रेगोडिया है हमारा, ट्रेजेडी जो है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है। ट्रेगोडिया ट्रेगोडिया नाम का एक ग्रीक वर्ड है जिससे ये ट्रेजेडी ली गई है, विच मीन्स अ गॉड सॉन्ग, जिसका मतलब होता है एक गॉड सॉन्ग। एक, इसको हम बोलते हैं बकरी, गॉड मीन्स क्या होता है, बकरी। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। उसमें क्या होता है, एक मॉर्निंग होती है, एक दुखांत वाली चीज़ें होती हैं। तो उस जो राइम होती है उस रित्म को बताने के लिए, सोरोफुल रित्म को बताने के लिए ट्रेजेडी का यूज़ किया जाता है। ट्रेजेडी इन इट्स अर्लीस्ट स्टेज कंसिस्टेड ऑफ चोरल सॉन्ग। ये ट्रेजेडी जो है इसमें आपके दुख भरी, इसमें जो है इसकी जो स्टार्टिंग वाली जो सिचुएशन होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, जो इसकी स्टार्टिंग स्टेबिलिटी होती है, वो एक चोरल सॉन्ग से मिलकर बनती थी। पहले ऐसा होता था। इट डेवलप ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम इट्स सॉन्ग फ्रॉम टू अ ड्रामेटिक फॉर्म। इट्स अ फेमस फॉर्म ऑफ ड्रामा। तो ये कह रहे हैं कि ये गीत के रूप में, एक नाटकीय रूप में भी, एक ये गीत के रूप से क्या हुआ, एक नाटक रूप में लंबे समय तक विकसित हुई। मतलब पहले इसको एक सॉन्ग की तरह गाते थे, अब इसको एक ड्रामा में, एक नाटक की तरह इसको डेवलप किया गया। इट्स अ फेमस फॉर्म ऑफ ड्रामा, ये ड्रामा की फेमस फॉर्म है। समझ आ रहा है यहाँ तक। फिर आता है इसमें जर्नली इट्स, जैसे कि ट्रेजेडी है ना, वो दुख वाली चीज़ें हो गई, ऐसे ही कॉमेडी आएगा, फिर वो खुशी वाली हो जाएगी, फिर ट्रैगी कॉमेडी आता है, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत जब हम चीज़ों को कनेक्ट करके, रिलेट करके पढ़ना सीखेंगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा। जर्नली इट्स प्लेइंग एंडिंग विद अ सैड नोट ऑफ सोरो। तो ये कह रहे हैं कि सामान्यतः है यह एक दुखी तत्व के साथ समाप्त होने वाला एक नाटक होता है। इट डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ। ये जो डील करता है लाइफ के डार्क साइड से, जीवन के जो काले पहलू होते हैं उनकी चर्चा से ये डील करता है। बट दिस इज़ नॉट इनफ टू कॉल अ प्ले ट्रेजेडी। लेकिन ये इनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है किसी नाटक को दुखांत वाला नाटक कहने के लिए। ये कह रहे हैं कि जिस भी नाटक को, मतलब कुछ पहले टाइम में ऐसे प्लेज होते थे जो एक गाना, पूरा एक गाना होता था, उस पे एक्शन किया जाता था। एक्शन करना ड्रामा हो गया, तो एक्शन किया जाता था, वो ड्रामा हो जाता था। इसमें दुख वाली चीज़ें होती थी, दुख भरी। उससे पता चलता था कि ये जो स्टोरी का मोटिव है, इट्स द सिंबल ऑफ एनी ट्रेजिडियन, मतलब किसी दुख का मतलब। मीन्स टू से कि जो ट्रेजेडी आता है उसमें आपका दुख भरी कथाएं आती हैं, दुख भरे ड्रामाज आते हैं।
फिर आता है द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है? तो ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है, जब आप अगर लॉन्ग में अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, तो हमें केवल डेफिनेशन लिखनी है, जो कि ब्लैक पेन से लिखी गई है ना, वो हमें लिखनी है। बट अगर आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जाए या फिर डिस्क्राइब कीजिए इसको फुल, तो आपको इसमें ट्रेजेडी का मीनिंग भी बताना है, डेफिनेशन भी बतानी है, इसकी फेमस इंग्लिश जो ट्रेजेडीज़ हैं उनके एक दो के नाम लिखने हैं, और उसके साथ साथ इनके राइटर्स के भी नेम लिखने हैं, और आपको इसका क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, मतलब इसके टाइप्स भी बताने पड़ेंगे। अगर ये लॉन्ग में आता है तो पूरा डिस्क्राइब करते हैं हम चीज़ को, ठीक है। तो फिर हम इसको करते हैं। इसमें क्या है कि एरिस्टोटल सेट सम डेफिनेट पॉइंट्स ऑफ ट्रेजेडी इन हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इन हिज पोएटिक्स। तो वो कह रहे हैं कि जो एरिस्टोटल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं, ये हमेशा याद रखना आप, कि उन्होंने क्या किया है, ट्रेजेडी का एक कार्य का उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से, बहुत ही डीपली उसके कुछ निश्चित पॉइंट्स को अपनी ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन बनाई है उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। मतलब एरिस्टोटल ने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डेवलप की है किस चीज़ के लिए? ट्रेजेडी के लिए। वो क्या है? ही डिफाइंस ट्रेजेडी एज, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है ट्रेजेडी को? जिसे यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है, अब देखिए डेफिनेशन। ट्रेजेडी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन of an action which is serious, complete in yourself and a certain length. It is expressed and made a beautiful in different ways, part of the play, and it is acted, not narrated, and by excited pity and fear. It gives a healthy relief to such emotions. तो इसमें क्या कह रहे हैं? एरिस्टोटल कहते हैं इसमें कि ये जो हमारी ट्रेजेडी है, तो उन्होंने किस तरीके से इसको बताया है कि जो नाटक है ना, ये जो नाटक है ये एक कार्य का जो अपने आप में गंभीर है, अपने आप में पूर्ण हो, जिसकी एक निश्चित सीमा हो, उसका एक प्रस्तुतिकरण मतलब रिप्रेजेंटेशन है। ये जो नाटक है, उन्होंने कहा है कि ये जो इट्स अ एक्सप्रेस्ड मेड ब्यूटीफुल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्ले, कि ये जो नाटक है, ये नाटक के उन विभिन्न भागों में व्यक्त की जाती है जिनको सुंदर बना लिया गया हो। मतलब ये एक ऐसा तरीका होता है जो दुख भरी चीज़ को भी बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट कर दे। इसको कार्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ड्रामा आ गया ना, तो ड्रामा का मतलब ही होता है एक्शन करके किसी चीज़ को बताना, ना कि सुनाया जाता है इसको। मतलब आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो चल रही है, ऐसे रामलीला ये सब होते हैं ना चीज़ें, तो नाटक एक पर्दे पे, एक तो होता है लिसन करते हैं, केवल हम लिसनिंग करते हैं, ऑडिबल होता है नहीं, ये जो होता है वो एक्शन करते हैं, उसके थ्रू हमें समझ आता है इनकी मॉर्निंग भी, इनकी हैप्पीनेस भी, जो भी हमको इनका मोटिव होता है बताना, ठीक। ये दया तथा भय को उत्तेजित करके एक ऐसी भावना को एक स्वस्थ राहत प्रदान करती है। फिर ट्रेजेडी में इसमें फिर नीचे क्या आता है? फेमस ग्रीक राइटर्स ऑफ ट्रेजेडी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला जो हमारा आता है फेमस पोर्शन में, कि ग्रीक राइटर्स जो हैं ट्रेजेडी के, वो बताइए जो फेमस है। तो इसमें एसिक्यूलस है, सोफोक्लस है, यूरोपिड्स है। ये यूरोपिड्स जो हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नेम आपको याद रखने हैं। फिर आता है इसके फेमस इंग्लिश ट्रेजेडीज़ आती हैं, कौन कौन सी हैं? तो आपकी थॉमस नॉर्टन की हैं, थॉमस सैकविल की हैं, और जिसने लिखा था उनकी जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थी वो गॉर्बरट्स थी, और किड ने जो लिखी थी वो स्पेनिश ट्रेजेडी को लिखा था। शेक्सपियर ने ट्रेजेडी का, जो अंग्रेजी साहित्य में एक प्रसिद्ध लेखक हैं, शेक्सपियर तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं इसमें, जैसे एरिस्टोटल की तरह, उन्होंने तो इसको डिस्क्राइब ही किया था फुल। विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर लिखा है। जो हमारी किंग लियर है ना, अब आपको समझ आएगी ट्रेजेडी। जो किंग लियर है ना, उसमें उसकी जो एंडिंग होती है वो दुख के साथ होती है, तो वो ट्रेजेडी होती है।
जिस नाटक की जो एंडिंग हो वो दुख के साथ हो। ऐसा होता है ना बहुत बार। हाँ देखो, एक मूवी याद आ रही है मुझे इसी नाम से, वो है शायद सनम तेरी कसम, कुछ इस टाइप में एक मूवी है। तो उसकी जो एंडिंग हुई थी ना, उसमें जो मेन कैरेक्टर, मेन हीरो है, और उसकी जो मेन हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, तो जो उसकी मेन नायिका थी ना, वो मर गई थी लास्ट में। तो वो ट्रेजेडी थी, क्योंकि उसकी जो उस स्टोरी की, उस मूवी की जो एंडिंग हुई है ना, वो हुई है हमारी दुख के साथ। तो ऐसे हम रिलेट करते हैं चीज़ों को, तो हमें अच्छे से याद रहती है। स्टोरी वाइज हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। अगर हम बुक के ऐसे रट्टे लगाएंगे ना, तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। हमें चीज़ों को रिलेट करके अपनी डेली रूटीन की चीज़ों से हम अपनी पढ़ाई को कूल तरीके से पढ़ सकते हैं। सब बच्चों को लगता है ना कि एग्ज़ाम प्रेशर, बहुत बोरिंग चीज़ें होती हैं स्टडी। नहीं, अगर हम स्टडी के भी एलिमेंट्स को अपने आप से रिलेट करके कूल टाइप में पढ़ें ना, तो हम बहुत इजी वे में, बहुत रिफ्रेशिंग तरीके से हम अच्छे से इनको लर्न कर सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं। चलिए, शॉर्ट ट्रिक्स वाली भी मैं आपकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए टेंशन मत लेना। बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वो 100% कारगर होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें आ रहा है अब आपका ट्रेजेडी, जो मैं बता रही थी ना, शेक्सपियर की मोस्ट फेमस राइटर थे ये। तो हैमलेट लिखी है, मैकबेथ लिखी है, किंग लियर लिखी है, ओथेलो लिखी है। पहले ओथेलो आती थी आपकी, अब किंग लियर आने लगी है ना। तो किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ और हैमलेट, ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक, अब क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रेजेडी का ऑन द बेसिस। ये दो टाइप में क्लासिफिकेशन होता है ट्रेजेडी का, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, और एक होता है ऑन द बेसिस इट्स मैटर और थीम। कि ट्रेजेडी को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो रूप और उसके ढांचे के आधार पर, या फिर उसकी विषय वस्तु, या फिर उसकी सामग्री, एक विषय जो होता है उसके आधार पर कर सकते हैं। तो अगर हम कैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के ऊपर कैसे करेंगे, क्लासिकल ट्रेजेडी और रोमांटिक। आपको एक फिगर, ये जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा नंबर गेन करने में। तो ये तो आपको लिखना ही है, अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको करिए, इसको ऐसी तरीके से ही रिप्रेजेंट कीजिए, इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैटर और थीम। ट्रेजेडी को थीम के बेस पर कैसे करेंगे हम क्लासीफाई, हॉरर ट्रेजेडी, हीरोइक और डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो मे भी यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको ट्रेजेडी के बारे में। अब ट्रेजेडी के बाद आता है आपका कॉमेडी। कॉमेडी तो इजीली हम समझ सकते हैं, कॉमेडी वाले में बहुत ही इतना कन्फ्यूजन वाला नहीं होता है कॉमेडी, क्योंकि जैसे कि आपका ट्रेजेडी था ना, उसमें क्या था, दुख भरी चीज़ें थी। कॉमेडी में आपका लाफिंग वाली आती हैं, ऑलवेज भी हैप्पी वाली चीज़ें, है ना। जब भी आप ऐसे बोलते हैं ना कि वो ना बहुत कॉमेडी करता है, मतलब वो हास्यप्रद चीज़ें ज़्यादा करता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी समझते हैं। कॉमेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज एन imitation of characters lower type, not however in the full sense of the word had in the ludicrous, being merely a subdivision of the ugly। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी कॉमेडी है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी। तो कॉमेडी जो है, अरस्तु, जो एरिस्टोटल, इंग्लिश में उनको एरिस्टोटल बोलते हैं, और जो जब हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो अरस्तु लिखा जाता है। तो ये जो अरस्तु हैं, ये क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉमेडी एक निम्न स्तर, एक लोअर टाइप, मतलब निम्न स्तर के पात्र की एक नकल है, एक कॉपी है। इसलिए नहीं कि शब्द को पूर्ण अर्थ में वह एक हास्य रखता था, जो मात्र बदसूरती का एक छोटा सा हिस्सा था। इसलिए वो कह रहे हैं कि कॉमेडी जो है, एरिस्टोटल ने जहाँ तक समझा है इसको, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो एक कॉमेडी है, ये क्या है, ये हमको किसी भी चीज़ को एक इतने लोअर पात्र, मतलब जो कितना भी लोअर टाइप होता है, निम्न स्तर का जो नकल होती है, उसके लिए नहीं है। ये एक
बहुत ही हास्यप्रद चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक, इसमें आता है लेटर अ कैथोलिक क्लॉज वाज एडेड टू द डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी ऑल्सो थ्रो अम्यूजमेंट एंड लाफ्टर इफेक्टिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ द लाइक इमोशंस। तो बाद में वो कॉमेडी की परिभाषा जो है, कॉमेडी डेफिनेशन में एक शुद्धता संबंधी उपवाक्य जोड़ा गया था, जिसको अब हम पढ़ेंगे। वो क्या था? थ्रो अम्यूजमेंट एंड लाफ्टर इफेक्टिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ द लाइक इमोशन, जो था मनोरंजन और हंसी के द्वारा इस तरह की भावनाओं के शुद्धिकरण। ये जो लाइन है, मैं इसका मीनिंग बोल रही हूँ मैं आपको, कि जो मनोरंजन, अम्यूजमेंट एंड लाफ्टर इफेक्टिंग के द्वारा इस तरह की भावनाओं के शुद्धिकरण को प्रभावित करते हुए, ये जो लाइन थी ये कॉमेडी की डेफिनेशन के लिए चुनी गई थी। कॉमेडी डील्स विद द लाइट साइड ऑफ लाइफ। मैंने क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई है अभी, देखिए निकल कर, कि जो कॉमेडी है, कॉमेडी में क्या होता है आपका, ये जो हमारी लाइफ है उसके लाइट साइड से डील करती है, और जो हमारी ट्रेजेडी है वो इट वॉज डीलिंग द लाइट नॉट डार्क साइड ऑफ लाइफ। मतलब समझ रहे हो, ट्रेजेडी जो है वो लाइफ के डार्क साइड से डील करती है, और जो कॉमेडी है वो लाइट साइड से डील करती है। क्योंकि ट्रेजेडी में दुख होता है, जीवन जहाँ अंधकार में दिखाई देता है, और जहाँ प्रकाश दिखाई दिया देता है वो कॉमेडी होती है, जहाँ पर हमारा माइंड रिफ्रेशिंग होता है, हैप्पीनेस के साथ एक चार्मिंग होता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा एम्स एंड evoking or laughter. The atmosphere of comedy is full of mirth and laughter. In a pure comedy, there is no millingly of two elements. Shakespeare used both prose and verses as the light side medium of his comedies. He used blank verse in them. He wrote romantic comedies in his way. तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारी हंसी को उत्पन्न करने का जो लक्ष्य साधती है, मतलब कॉमेडी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है हमारे को क्या, हैप्पीनेस देना, हंसी देना, खुशियाँ देना, आनंद देना। ठीक है, तो इसमें है कि जो कॉमेडी का जो एटमॉस्फेयर होता है, द एटमॉस्फेयर ऑफ कॉमेडी इज फुल ऑफ मिर्थ एंड लाफ्टर। जो कॉमेडी का एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो आनंद और हंसी से भरा होता है। एक विशुद्ध कॉमेडी में दो तत्वों की मिलावट नहीं होती है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि शेक्सपियर ने काव्य, पोइट्री एंड प्रोज को भाषाई माध्यम के रूप में अपनी कॉमेडीज़ में प्रयोग किया है। उन्होंने उनमें ब्लैंक वर्स का भी यूज़ किया है। ये एलिमेंट्स होते हैं, ड्रामा टाइप्स के अंदर आते हैं जो, ठीक है। उसने अपने तरीके से रोमांटिक कॉमेडीज़ को भी लिखा है। अब आता है द फंक्शन ऑफ कॉमेडी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछा जाने वाला है, द फंक्शन ऑफ कॉमेडी। ये आपको ज़रूरी नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट में, आपको वेरी शॉर्ट में भी 2-3 लाइन्स में भी लिखने के लिए आ सकता है कि व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कॉमेडीज़। तो आपको ध्यान से देखना है। द फंक्शन ऑफ कॉमेडी इज़ टू अम्यूज़, कि कॉमेडी का कार्य क्या है, मनोरंजन करना। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉमेडी का मेन मोटिव क्या होता है, हमारा अम्यूज़मेंट करना, हमारा इंटरटेनमेंट करना। द ट्रीटमेंट ऑफ कैरेक्टर हैज़ टच ऑफ exaggerations and creatures. The comedy aims at refining conduct. Comedy, like tragedy, conveys its own moral. The comedy appeals to the intelligence, pure and simple. In other words, comedy is artificial and its main function is to focus attention on what else the world. तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो कॉमेडी का कार्य क्या है, मनोरंजन करना है। पात्र का प्रयोग अतिशयोक्ति तथा हास्य चित्र के स्पर्शों के लिए होता है। कॉमेडी का लक्ष्य आचरण को शुद्ध करना है। कॉमेडी त्रासदी की भांति अपनी एक नैतिकता रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कही गई है। कॉमेडी साधारण
नॉर्मल जर्नल है और इसमें विशुद्ध बुद्धिमत्ता के लिए एक अट्रैक्शन होता है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि कॉमेडी एक बनावटी होती है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है संसार को परेशान करके, मतलब जो संसार को परेशान करता है उस पर ध्यान केंद्रित ना हो और ये आपको एक एंटरटेनमेंट, एक अम्यूज़मेंट देते। मतलब जब भी मन परेशान होता है, अगर कोई आपको अच्छी बातें बताने लगता है, कोई चुटकुला सुना दे, तो मतलब आपका फिर भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ का जो वातावरण होता है वो एटमॉस्फेयर हो जाता है, वो मिर्थ वाला हो जाता है, वो अम्यूज़मेंट वाला हो जाता है, एंटरटेनमेंट का। तो कॉमेडी का काम क्या होता है? सबको खुशी देना, एंटरटेनमेंट करना उनका। ठीक, अब आते हैं टाइप्स। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कॉमेडी, द मेन टाइप्स ऑफ कॉमेडीज आर एज फ्लो। द फर्स्ट आता है आपका द क्लासिकल एंड रोमांटिक कॉमेडीज़। ये जो टाइप्स होते हैं ये बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि टाइप्स आपको शॉर्ट में भी पूछ लिए जाएंगे और केवल आपको ये भी आ जाएगा कि टाइप्स ही लिखो, टाइप्स को एक्सप्लेन करो, तो इनको सही से अच्छे से पढ़ना। The classical comedy closely imitated Greek and Latin convention, especially laid down by Plato's Turnus. It observed the unity of action, time, and place, and there is no mixture of comics and tragic elements. तो ये क्या कह रहे हैं क्लासिकल रोमांटिक कॉमेडी में, कि क्लासिकल कॉमेडी के निकटता से ग्रीक लैटिन परंपराओं की नकल की। इसमें क्या हुआ है, क्लासिकल कॉमेडीज़ में क्या होता है, स्पेशली प्लेटेटस टर्नस के द्वारा इसको खास तौर से किया गया था। और ये समय की एक एकता, प्लेस की एकता, मतलब टाइम की एकता, स्थान की एकता और कार्य की एकता का पालन करती है। उसमें हास्य और ट्रेजिक तत्वों का मिश्रण नहीं होता है। ठीक, द रोमांटिक कॉमेडीज ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर भी आता है इसका मतलब होता है कि दूसरी तरफ, या कहते हैं ना कि एक तो ये बात हो गई, फिर दूसरी तौर पर ये, तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं फिर दूसरी तरफ। does not accept all the rules laid down by the Greek and Latin dramatists. It was Shakespeare who for the first time perfected the romantic comedies. Ben Jonson wrote classical comedies with John Lilly, George Peele, Robert Greene and Shakespeare wrote romantic comedies. इसमें कह रहे हैं कि दूसरी तरफ रोमांटिक कॉमेडी लैटिन ग्रीक नाटककारों, मतलब जो ड्रामाटिस्ट हैं, उनके द्वारा दिए गए नियमों को स्वीकार नहीं करती है। ये शेक्सपियर ही था जिसने पहली बार रोमांटिक कॉमेडीज़ को पूर्ण किया। जॉन लिली, जॉर्ज पेले, रॉबर्ट ग्रीन एंड शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी। हास्य कॉमेडीज़ अब आती है आपकी, वो बोल रहे हैं कि जो बेन जॉनसन है, तो उन्होंने क्या क्या था, ये बेन जॉनसन जॉर्ज इसमें आता है। अब उन्होंने द कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर्स, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये 3 एलिमेंट और बचे हैं। इनमें क्या था, इट इज़ अ रियलिस्टिक कॉमेडी डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन, जॉर्ज चैंपियन एंड जॉर्ज फेल्चो. It derives its comics interest largely from the exhibitions of humors of characters. The purpose of Johnson comedy of humor is cathartic and corrective. He followed the classical tradition in his comedies. तो ये कहना चाह रहे हैं इसमें हास्य कॉमेडी, ये बेन जॉनसन, जॉर्ज चैम्पमैन, जॉन फेल्चर द्वारा डेवलप्ड की गई एक यथार्थवादी कॉमेडी है और ये अपने हास्य संबंधी, हास्य से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड इंटरेस्टेड पात्रों को कैरेक्टर के हास्य से प्रदर्शन करती है। जॉनसन्स जो हास्य की कॉमेडी का उद्देश्य है, मोटिव है, वो है सुधारवादी और विशुद्धिकरण संबंधी है। उसने अपनी कॉमेडीज़ में क्लासिकल परंपराओं का अनुसरण किया है, मतलब यूज़ किया है। थर्ड आती है आपकी द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, मैनर्स की तौर तरीक़ों से संबंधित जो भी हमारी कॉमेडी होती है। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिगेन इन फ्रांस, French with morally-less princes. Priceness is ridiculous in 1658 in England and flourished during the Rochester period. Hence, it's known as the
रेस्टोरेशंस कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्रेंच में मॉरियलेस ने और प्राइसनेस रेडिकुलस ने 1658 में स्टार्ट की थी। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन समय के दौरान फली फूली फिर मतलब डेवलप्ड हुई, इसलिए इसे रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। फिर द सेंटिमेंटल कॉमेडी, दिस टाइप ऑफ कॉमेडी कैटर्ड टू द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द मिडिल क्लास ऑडियंस। It marked a reaction against the licentiousness and immoral tone of the Restoration's comedy, and in sentimental comedy tears took place of laughter, steals, conquers the lover, and Hugh's false delicacy are the fine examples of such types of comedies. ये क्या है, द सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होती है? द सेंटिमेंटल कॉमेडी में क्या आता है? इस प्रकार की कॉमेडी ने मध्यवर्ती श्रोता ऑडियंस की रुचि को, उनके इंटरेस्ट को, उनके नीड्स को सेटिस्फिकेशन दिया है, सेटिस्फाइड किया है, संतुष्ट किया है। यह रिस्टोरेशन कॉमेडी की स्वेच्छारिता और अनेकता अनैतिक स्वर के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया से चिन्हित है, साइनिट है। सेंटिमेंटल कॉमेडी में हंसी का स्थान आंसू ने लिया है। स्टिल की जो थी द कॉन्शियस लवर, ह्यूज की फॉल्स डेलिकेसी, इस प्रकार की कॉमेडी के सुंदर उदाहरण भी दिए गए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो कॉमेडी है, ट्रेजिडी विद कॉमेडी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारी आती है ट्रेजिडी कॉमेडी। ट्रेजिडी कॉमेडी में क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन आएगा। अब आपकी आती है ट्रेजिडी कॉमेडी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ लेनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेजेडी और कॉमेडी पर ध्यान देना है, क्योंकि उन दोनों का आप क्या हो गया तो फिर ये तो उसका कॉम्बिनेशन ही होता है, मिक्सचर आ जाएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन, द ट्रेजिक कॉमेडी इज अ ब्लेंड ऑफ द टू ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इट इज़ हाफ ट्रेजेडी एंड हाफ कॉमेडी। ओके, ये आधी ट्रेजेडी है, आधी कॉमेडी है। इट इज़ अ प्ले which has either tragic plot and tragic background but ends happily. In this way, the tragic and comics elements are mingled harmoniously. Fletcher, in his preface to the Faithful Separatists, defines tragic comedy as a tragic comedy is not, it's a definition. So listen it carefully, okay? A tragic comedy is not so called in respect of mirth and killing, but in respect it wants that which is enough to make it not tragedy, yet brings some near it which is to enough to make it comedy. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन कि जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का ही मिक्सचर है। यह एक आधी, ये हाफ ट्रेजिडी है और हाफ कॉमेडी है। ये एक ऐसा नाटक होता है जो या तो ट्रेजिक कथानक या ट्रेजिक पृष्ठभूमि रखता है, लेकिन खुशी खुशी के साथ समाप्त होता है। मतलब इसमें दुख भी होता है और सुख भी होता है। इसमें शुरुआत दुख से होती है तो अंत खुशी से होती है। अगर खुशी से शुरुआत होगी तो अंत दुख से होगा। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। ट्रेजिडी में दुख से अंत होता है, दुख के साथ एंडिंग होती है। कॉमेडी में हंसी के साथ एंडिंग होती है। इसमें दोनों चीज़ों के साथ दोनों एलिमेंट्स होते हैं, या तो सुख होगा या दुख होगा, पर होंगे दोनों एलिमेंट्स। ठीक, इस प्रकार ट्रेजिक और कॉमिक्स तत्व सुमेल मिल जाते हैं। फ्लेचर और द फेथफुल सेपरेटर्स की प्रस्तावना में ट्रेजिडी कॉमेडी को इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि एक ट्रेजिडी कॉमेडी आनंद और मृत्यु की भावना में ही ट्रेजिडी कॉमेडी नहीं कहलाती, बल्कि संदर्भ में भी कि यह मृत्यु चाहती है, जो इसको ट्रेजिडी बनाने के लिए इनफ नहीं है, फिर भी इसको इसके नज़दीक ले जाती है, जो इसको एक कॉमेडी बनाने के लिए भी इनफ नहीं है। मतलब ना ही तो ये फुल कॉमेडी होती है, ना ही ये फुल ट्रेजिडी होती है। इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक, फिर आता है इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लेंडिंग। द ट्रेजिक कॉमेडी हैज़ प्लॉट which is a blending of joy and sorrow. The characters are not always on the one plane, and many sometimes
undergo a transformation, sometimes natural, sometimes rather forced. The supernatural and parastors are used in history. The tragic comedy was unknown to the Greek and Romans. The unities of times, इसमें भी यूनिटी ऑफ टाइम आ जाएगा. प्लेस एंड एक्शन फॉरबैड अ मिक्सचर ऑफ द ट्रेजिक एंड कॉमिक्स. तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ये कहते हैं इसमें भी हमारा बताया जाता है कि जो हमारी ट्रेजेडी कॉमेडी है ये एक मिश्रित, मतलब इसने बोला है ना कि कंपोजिशन ऑफ ब्लेंडिंग, इसका मतलब होता है एक मिश्रित रचना. ट्रेजेडी कॉमेडी एक कथा वस्तु रखती है जो खुशी और दुख का एक मिश्रण होती है. पात्र सदैव एक ही योजना पर नहीं होते, बहुत से कभी कभी रूप परिवर्तन से होकर गुजरते हैं, कभी कभी स्वाभाविक, कभी कभी बलात् रूप से. पारलौकिकता पैरास्टोड जो है उसका यूज़ किया जाता है. इसकी इट्स हिस्ट्री, तो द ट्रेजिक कॉमेडी वॉज अननोन टू द ग्रीक एंड रोमन्स. तो वो कह रहे हैं कि रोमन्स और ग्रीक्स के लिए ट्रेजिडी कॉमेडी से वो अननोन थे, अपरिचित थे. द यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन फॉरबैड अ मिक्सचर ऑफ द ट्रेजिडी कॉमिक्स. कि जो इसमें क्या आता है, समय स्थान कार्य की एकता ने ट्रेजिक कॉमिक कोई मिश्रण को अनुमति नहीं दी है. मतलब इसमें दोनों ही, ना तो ये पूरी कॉमेडी होती है ना पूरी ट्रेजिडी होती है, ये इसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं, सुख और दुख दोनों एक साथ आते हैं. इसको हम कहेंगे ट्रेजिडी कॉमेडी. नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. What is expressionist drama? In the early decades of the 20th century, there developed a modernist movement in drama and theatre in Europe, principally in Germany, that is known as Expressionism, and later this movement developed in the United States. This movement contains part of the broader movement and expressionism in the arts. In the early 20th century German theatre, there was a concentrated expressionist movement in which George Kaiser, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, ये याद रखने होते हैं. जो राइटर्स के नेम आते हैं इनको नोट करते चलते हैं साथ, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशनिस्ट का ड्रामा में जो है राइटर, उनके नेम्स बताइए इस तरीके से. Ernest Toller were the most famous playwrights through the expressionist theatre. Expressionist writers visualize and acted the scene whatever they witness. The scenes for narrated to the visions to large audience. तो ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता है इसको कहते हैं हिंदी में अभिव्यक्तिवादी नाटक. 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में यूरोप में, मतलब इस एक्सप्रेशनिस्ट में क्या आ जाएगा, तो जितनी भी आपकी 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में यूरोप में, मुख्य रूप से जर्मनी में, मैंने बताया था यहाँ पे जर्मनी में, नाटक और रंगमंच में एक आधुनिकतावादी आंदोलन विकसित हुआ जिसे अभिव्यक्ति रूपवादी के रूप में जाना जाता है. और बाद में यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ. यह आंदोलन कला में अभिव्यक्तिवाद के व्यापक आंदोलन का हिस्सा है. और 20वीं सदी, इसमें जो बताया गया है हमारा 20वीं सदी की शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग में इसकी जर्मन थिएटर में एक केंद्रित, एक फोकस्ड अभिव्यक्ति रंगमंच के माध्यम से अभिव्यक्तिवादी लेखकों ने जो कुछ भी देखा और जो दृश्य उन्होंने देखा उन्हें बड़े दर्शकों को अपनी दृष्टि बताने के लिए इसका यूज़ किया गया. मतलब उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने उसको अपने वे में रिप्रेजेंट किया, और दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. मतलब पहले उसको हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हमने उसको एक्सप्रेस किया, रिप्रेजेंट किया अपने वे में. ठीक है. देन आपका नेक्स्ट आता है, उसमें आता है आपका जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है. इसमें क्या होता है, इसमें इन द लास्ट सेंचुरी देयर वॉज अ रिक्रिएशन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा अंडर द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट. इसमें क्या होता है आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज़, मतलब विचार प्रधान नाटक. पिछली शताब्दी में रोमांटिक जो आंदोलन की मार्गदर्शन भावना में अंग्रेजी नाटक का पूर्ण उत्थान हुआ था.
The three outstanding romantic tendencies for love of the past, realism and delight. अतीत के प्रति प्रेम, आनंद और यथार्थवाद 3 उत्कृष्ट रोमांटिक प्रवृत्तियाँ थी। बिल्कुल हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं ताकि समझ में बहुत अच्छा है। इट डजेंट मैटर कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, इट्स मैटर कि हम कितना समझ रहे हैं। The dramas of the 20th century reflects these tendencies, but the closet drama written words by Wordsworth, P.B. Shelley, or Tennyson, and Browning were so much compact with thought that they could not be successfully staged, yet they have made an important contribution to the growth of modern drama because of their searching psychological study and inspective aspect. For example, the quality of indifference. It is too much. It's not too much, and emphasis on the outward situation as on the character. तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी का नाटक इन प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वर्ड्सवर्थ, शेली, टेनिसन, ब्राउनिंग के द्वारा किया जा सका लिखित क्लोजेट जो ड्रामा हैं उन पर विचारों के साथ इतने संगठित थे कि उनका सफलतापूर्वक मंचन किया जा सका। उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया इस चीज़ के लिए, विचार प्रधान नाटक, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के लिए, इसकी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के लिए, इसके बेसिस के लिए, फिर भी अपनी खोजपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल स्टडी थी, आत्म परीक्षण पहलू अर्थात आंतरिकता के गुणों के कारण उन्होंने अपने आधुनिक मॉडर्न ड्रामा के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें बाह्य जो स्टेबिलिटी थी उन पर भी इतना बल नहीं होता जितना कि उनके कैरेक्टर्स पर था। उन्होंने ज़्यादा स्ट्रक्चर पर ना देकर उनके मेन कैरेक्टर पर बल दिया है। तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में है कि उन्होंने अपने विचारों को रखते हुए अपने विचारों की प्रधानता रखी। जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के जो राइटर्स थे उन्होंने क्या किया, ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रक्चर रूल्स टाइप को ज़्यादा फॉलो ना करके उन्होंने मेन अपने थिंकिंग को रखा, थॉट्स को रखा। इट इज़ कॉल्ड ड्रामा ऑफ आइडियाज़। ठीक, इसमें फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा में हमारा पोएटिक ड्रामा इज़ नॉट मेयरली, पोएटिक ड्रामा में क्या कहा गया है कि पोएटिक ड्रामा इज़ नॉट मेयरली अ ड्रामा रिटन इन वर्ड्स, इट इज़ in fact a blending of the poetic dramatic elements in the Fairchild Union। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि काव्यात्मक पोएटिक मतलब काव्यात्मक नाटक जो है वर्ड्स में लिखित केवल नाटक नहीं है, वास्तव में ये एक उपयुक्त संगठन में नाटकीय काव्यात्मक तत्वों का एक मिक्सचर है। In a poetic drama, poetry is an integral part of the play, twinned with plot, characters, and their interplay, not an element of isolated beauty of lyricism। तो ये कह रहे हैं कि काव्यात्मक नाटकों में काव्य नाटक का एक अभिन्न अंग है जिसने कथानक पात्र के साथ उनको मिलाया गया निर्जन सौंदर्य लयात्मक का तत्व। सेकेंडली क्या आता है इसमें, पोइटिक, द ड्रामेटिक एलिमेंट इन अ पोइटिक मस्ट बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पोइटिक ग्रेस इन इंटेंसिटी। इट मीन्स दैट इट्स थीम्स एंड कैरेक्टर्स शुड बी पोइटिकली कंसेप्ट, शुड बी लार्जर देन एवरेज एंड ह्यूमैनिटी। तो पोइटिक ड्रामा में क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमारा इस एलिमेंट में पोइटिक से चीज़ें आती हैं, पोइटिक से चीज़ें ली जाती हैं, और पोइटिक से जब हम चीज़ें लेते हैं इसमें जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें भी हमारे एलिमेंट्स एंड जो हमारे बेसिक नोइंग एलिमेंट हैं वो हमारे पोइटिंग से मतलब पोइट्री से लिए जाते हैं। जब हम एक पोइट्री बनाते हैं तो पोइट्री बनाते टाइम जो भी हमें एलिमेंट लेते हैं, टाइप्स लेते हैं, जो भी हम पोर्शन लेंगे वो हमारा ड्रामा में पहुंचता है। जब हम एक पोइटिक ड्रामा बनाते हैं तो उसमें हम जो बेस रखते हैं वो हम पोइटिक
जो पोइटिक एलिमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो ये हमारा पोइटिक ड्रामा के अंदर आता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा में क्या आता है? क्लोसेट ड्रामा बहुत इजी है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट भी हम इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं मानूँ टॉपिक तो ये है। जैसे ट्रेजेडी हो गया आपका, कॉमेडी हो गया, ऐसे ही आपका क्लोसेट ड्रामा है। ये आपके मोस्ट यूनिट फर्स्ट में 3 टॉपिक आपको तैयार करने ही हैं। टॉपिक्स आपको सारे क्लियर करा रही हूँ, लेकिन ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें क्लोसेट ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी आना ही आना होता है। तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक। A closet drama is a play that is not intended to be performed on stage but read by a solitary leader on sometimes out loud in a small group, although not performative in nature. The literary historian Henry and Beers consider a closet drama quite legitimate product of literary art. तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्लोसेट ड्रामा में क्या होता है? इसको कहते हैं कि एक कोठरी नाटक। कोठरी का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे? इसको हिंदी में कहते हैं हम कोठरी नाटक। क्लोसेट ड्रामा का हिंदी मीनिंग, क्योंकि इसमें ना सारे चीज़ों को एकदम कलेक्ट करके और उसको बेस्ड कर दिया जाता है। एक कोठरी मतलब एक क्लोसेट ड्रामा जो होता है वो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें मंच पर रिप्रेजेंट करने का इरादा नहीं होता, लेकिन जो अकेले पाठक द्वारा पढ़ा जाता है, मतलब एक तो होता है सबके सामने खुला, ये होता है एक इंसान ही अकेला अलग पढ़ता है। यह कभी कभी एक छोटे से समूह में ज़ोर से पढ़ा जाता है। हालांकि प्रकृति में गैर निष्पादक साहित्यिक इतिहासकार हेनरी बियर्स कोठरी नाटक को साहित्यिक कला का एक काफ़ी वैध उत्पाद मानते हैं। इसकी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन मैं आपको कराती हूँ क्योंकि आ सकती है। A closet drama or closet play is a play created primarily for reading rather than production. Closet drama are traditionally defined in narrower terms as belonging to a genre. जो डेफिनेशन है आपको ये डेफिनेशन लिखनी होती हैं। अगर आपको शॉर्ट में आता है कि डेफिनेशन लिखें तो लिखें, डेफिनेशन ही लिख सकते हैं खाली। अगर आपका लॉन्ग में आता है तो आपको फुल एक्सप्लेन करना होता है ये, और जब आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक कोठरी, एक जो क्लोसेट ड्रामा होता है वो उत्पादन की बजाय पढ़ने के लिए बनाया गया नाटक है। क्लोसेट ड्रामा को पारंपरिक रूप से संकीर्ण शब्दों में थोड़े शब्दों में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि यह नाटकीय जो है वो एक लेखन की एक शैली से रिलेटेड होता है। Dramatic of writing and unconcerned with stage technique and stability is only one aspect of drama. Historically playwrights might join with closet drama. तो इसमें कह रहे हैं कि जो क्लोसेट ड्रामा है वो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें क्या होता है, एस्टैब्लिश्ड कोठरी मतलब एस्टैब्लिश्ड क्लोसेट ड्रामा आता है। इसके अंदर हम मंच तकनीकी से रिलेटेड नहीं, मतलब इस ड्रामा का मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको मंच पर रिप्रेजेंट करें, नहीं। ये क्लोसेट ड्रामा मंच पर, स्टेज पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ये एक ऐसा ड्रामा होता है जिसको हम छोटे से ग्रुप में या फिर अकेले ही एंटरटेनमेंट के तौर पर हम इसको फील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक। फिर आपका 8 आता है। 8 में है आपका द प्रॉब्लम प्ले। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इसमें प्रॉब्लम, इश्यूज़ का वाला है, इसमें इशूड होते हैं। डिफाइंड करते हैं द टर्म The term problem play was coined by Sidney Gaudet, who used it in the sparing sense of for the empirical drama of the 90s, and the term has not yet precisely defined, though it's supposed to deal with the problem and so defined. It has the presentation of parable conflict between man's and wills, and has environmental rigor and defines justifications of the word problem on the ground of the play
ends with a question mark. He says that the dramatist's business is to state his problem clearly, effectively, and not to present ready-made solution to the suggest a specific remedy. Albert writes, एल्बर्ट्स लिखते हैं, एल्बर्ट कार्ड लिखते हैं, द प्रॉब्लम प्ले इज द रिप्रेजेंटेशन. ये डेफिनेशन टाइप में हम लिख सकते हैं इनको, ये मीनिंग में भी, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है. Presentation of a contemporary question through a realistic technique. The dramatists of the problem play were preoccupied with the virtual problems of contemporary life and mortality, and therefore they made conscious efforts to deal with the special problems of the times, howsoever implement the might be pursued. A problem playwright should follow the following principles before राइटिंग अ प्रॉब्लम प्ले. तो इसमें क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम प्ले होता है, ये इसको हम कहते हैं कि शब्द को सिडनी गैर्डनर के द्वारा लिखा बनाया गया है, डेवलप्ड किया गया है, जिसने 19th सेंचुरी में इसको परिभाषित किया जा सका था, लेकिन फिर भी माना गया है कि समस्याओं के साथ व्यवहार किया जाता है, व्यवहार करता है, एक्शन करता है, प्रॉब्लम्स के साथ एक्टिव रहता है. शाह ने इसे मनुष्य की इच्छा और उसके वातावरण के बीच में एक द्वंद्व की नीति प्रस्तुतिकरण के रूप में डिफाइन किया. बेंटली प्रॉब्लम ने प्रॉब्लम की शब्द की उचितता इस आधार पर सिद्ध की कि नाटक प्रश्न चिन्ह पर समाप्त होता है. इसमें इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं. जो प्ले प्रॉब्लम से फुल ऑफ प्रॉब्लम होता है ना, उसको हम प्रॉब्लम प्ले के रूप में जानते हैं. फिर इसमें आता है कि जो एक समस्या प्रधान नाटक होता है, जो समस्या प्रधान नाटक होता है, उसमें बहुत सारी विशेष समस्याओं का क्या तकनीकी समस्या प्रधान नाटक वास्तविक तकनीक के जो एल्बर्ट कार्ट ने कहा है कि माध्यम से समकालीन प्रश्न का प्रस्तुति रिप्रेजेंटेशन होता है. समस्या प्रधान नाटक के नाटक का समकालीन जीवन और नैतिकता की समस्या के साथ व्यस्त होते हैं, इसलिए उन्होंने उस समय की विशेष समस्याओं के साथ व्यवहार करने के लिए सचेत प्रयास, सचेत एफर्ट्स किए हैं. तो ये हमारा प्रॉब्लम प्ले हुआ. सबसे लास्ट और सबसे इजी जो हमारा एलिमेंट बचता है वो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड. तो इसको हम पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये है क्या, इसको कैसे हम, जैसे हमने प्रॉब्लम प्ले पढ़ा, उसमें क्या होता है, इश्यूज प्रॉब्लम्स की ही बेसिंग होती है. इसमें क्या होता है, एब्सर्ड होता है, मतलब बेतुका का रंगमंच होता है. इसमें कोई एलिमेंट्स, कोई इसमें स्ट्रक्चर, इसमें बेसिक रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं. ये एक जैसे कहते हैं ना, तुकप्राय वाला होता है. इसको पढ़ते हैं. Dramatic works of the certain European and American dramatists and of the 1950 and entry of the ranks of the excellent figures and Camus assessments in his essay The Myth of Sisyphia that the human situation is essentially absurd devours of the person. The term is also loosely applied to the terms dramatist and the works, though no formal absurd moments exist as such as dramas of Anton Samuel Beckett से जो नेम है आपको ध्यान रखने हैं, लोस्किन जेन का जेटनट है, आर्थर एडमंड हार्लॉर्ड है, and a few shared possessive voices of a humanitarian vanity, a true purpose to control of his life, and humankind is the view of a not a feeling hopeless and beyond the anxious. इसमें क्या कहते हैं कि 1950 और 60 के दशक के कुछ यूरोपीय जो अमेरिकन नाटकों की जो नाटक कृतियाँ होती हैं, मैंने इसमें भी इस चीज़ को बताया था पहले भी कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें रिलेट करना होगा. अब हमें नाम से समझ आता है कि भाई ट्रेजेडी में दुख आता है, कॉमेडी में हास्य आती है, ट्रेजेडी कॉमेडी में कॉम्बिनेशन आता है, हमारा जो प्रॉब्लम प्ले उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो हमारा जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट में क्लोजेट ड्रामा है, उसमें क्या होता है कि वो स्टेज पर पब्लिश नहीं की जाती, रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो केवल एक या फिर कुछ छोटे ग्रुप में ही पढ़ सकते हैं. पोइटिक ड्रामा में पोइटिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, उनके मिक्सचर से बनते हैं. ड्रामा आइडियाज़ में राइटर्स अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को प्रधानता देते हैं, है ना. तो ऐसे हम इस चीज़ को रिलेट करना सीख जाते हैं नाम से, जब हम इनको डीपली पढ़ लेते हैं.
तो इसमें क्या बताया गया है कि जो अस्तित्ववादी दार्शनिक एल्बर्ट कैमस के इस आकलन से सहमत नहीं थी, ठीक है, उसने अपने निबंध द मिथ ऑफ सिसिफ में क्या किया था, दर्शाया था, एक्सप्रेस किया था कि मानव जो ह्यूमन स्टेबिलिटी है वो अनिवार्य रूप से बेतुकी हो चुकी है और उद्देश्य से रहित हो चुकी है। ये शब्द नाटककार और उनके कार्यों के लिए बिल्कुल भी शिथिलता रूप से लागू होता है। और हालांकि इस तरह का कोई औपचारिक एब्सर्डिस्ट आंदोलन मौजूद नहीं था। सैमुअल बेकेट, यूजिन योनेस्की, अर्चिन बैनर्ड, अथर एडमंड हैरोल्ड पेंटर और कुछ भी ऐसे और भी ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया, निराशावादी दृष्टिकोण को समझा और जो एक उद्देश्य खोजने के, अपने भाग्य को कंट्रोल्ड करने के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रही थी। इस दृष्टि से मानव जाति निराश और हतप्रभ चिंतित महसूस कर रही थी। इसमें एक टोटल क्या आता है कि इसमें जो है ह्यूमन काइंड्स की जो निराशावादीता होती है उसको डिस्क्राइब किया है, जिसका कोई एक रूल्स और रेगुलेशंस के तौर पर नहीं लिखा गया। तो इन दिस वे आपके यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हमने आपका ट्रेजेडी क्लियर किया, जिसमें दुख आता है। ट्रेजेडी मतलब एक शॉर्ट फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, इसमें दुख आता है। कॉमेडी क्या होता है, जिसमें हंसी, जो हमें हंसी दे। ट्रेजेडी कॉमेडी क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें हों। ट्रेजेडी कॉमेडी मतलब दुख भी हो और सुख भी हो, इसको कहेंगे हम ये ट्रेजेडी कॉमेडी। एक्सपीरियंस ड्रामा क्या होता है, जिसको हम एक्सपीरियंस करके एक्सप्रेस करते हैं अपने वे में। फिर आता है आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज़। इसमें राइटर्स क्या करते हैं, ड्रामा आइडियाज़ में अपने आइडियाज़ को प्रधानता देते हैं। रूल्स रेगुलेशन बाद में, पहले अपनी ड्रामास आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ को प्रधानता देते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लोजेट ड्रामा। ये स्टेज पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ठीक। स्टेज पर नो रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक छोटे से ग्रुप में, छोटे समूह में, या फिर एक व्यक्ति ही इसको पढ़कर आनंद लेता है, क्लोजेट ड्रामा को। देन आता है आपका प्रॉब्लम प्ले और पोइटिक ड्रामा। पोइटिक ड्रामा में पोइटिक रूल्स को, एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। और जो आपका आता है प्रॉब्लम प्ले में प्रॉब्लम्स, इश्यूज फील्ड होता है। और थिएटर और एब्सर्ड में बेतुका ढंग होता है, बिल्कुल कोई रूल्स रेगुलेशंस। इसमें ह्यूमैनिटी की निराशावादीता, तत्वों का बोध होता है, ठीक। तो ये हमारे हो गए यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ हमारा। इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब इससे रिलेटेड इसके अंदर जो भी हम इन्हीं से मिलकर हमारे क्वेश्चंस बनकर आएंगे। तो हमने इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट पूरा एक्सप्लेन करके कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो यूनिट सेकंड पर बनेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा यूनिट सेकंड में आपका एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अच्छे से जितनी बार हो सके उतनी बार समझें, पढ़ें। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिस भी टॉपिक पे आपको जो भी क्वेश्चंस क्वेरी हैं वो सब पूछें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट, शेयर और जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करें। और ये सब आपकी हेल्प के लिए हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। कुछ भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज फॉर यू, ओनली फॉर यू एंड फॉर योर हेल्प। हम ऑलवेज आपके साथ हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।